यस, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड से एक एडवांस फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ एटम था। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी के चारों तरफ घूमता रहता है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस करता है और सेंटर में आके गिर जाता है। तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके गिरता क्यों नहीं है, तो रदरफोर्ड उसका आंसर तो ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आए नील बोहर, और इन्होंने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिया और इन्होंने ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में घूमते हैं। ये बताया था इन्होंने। यस, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में घूमते हैं। फर्स्ट शेल का नाम दिया इन्होंने K, देन L, देन M एंड लास्ट में N। ये सेंटर में न्यूक्लियस है बच्चों, और न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स रहते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स जिसमें नो चार्ज, कोई भी चार्ज बच्चों नहीं होता। ठीक है, सेंटर में कौन है? ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट शेल्स, इन्हें कहते हैं शेल्स, इन्हें आप शेल्स कह सकते हैं, और ऑर्बिट्स। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 18। ये इनकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8, देन थर्ड शेल में 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर में फॉल क्यों नहीं होते? तो रदरफोर्ड ने जिसका रीजन नहीं दिया था, तो बोहर्स ने ये बताया था क्योंकि ये जो शेल्स हैं वो अपनी पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से, हर एक शेल में डिफरेंट एनर्जी होती है, और वो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन उनसे फॉल आउट ना हो। बात समझ में आई? तो दीदी इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमें, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यस, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना कि इलेक्ट्रॉन को इसने, शेल ने जितनी एनर्जी से पकड़ रखा है ना, आपको उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है यहाँ पे, उसको ये वाला पर्सन खींच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है, ये भी खींच रहा है। तो इसने इसको पकड़ा हुआ टाइट, बॉन्ड बना हुआ, बाद में आना, कहता हाय मेरे को भी आना है, मेरे पास चलो। तो ये अगर इससे ज्यादा एनर्जी देगा तो ही इसका बॉन्ड टूटेगा, राइट? मतलब वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही केस यहाँ पे, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? शेल से ज्यादा, है ना? और आपको थोड़ा सा मैं एडवांस बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी तुम दोगे ना, उसका नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी? वैसे हायर क्लासेस में सीखोगे, बट थोड़ा सा तुम लोग को एडवांस में हिट दे दिया। ठीक है, डन। नाउ हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। बेटा किसी भी एटम में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इधर आते हैं। सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर बताओ।
सोडियम प्लस का मतलब पता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। प्लस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। वैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 10। बिल्कुल गलत। एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं बदलता, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा करेक्ट रहता है, सेम रहता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर खाली इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल थोड़ी है, वो और किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के भी, है ना। तो एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा, दैट रिमेन 11। समझ में आया? एग्जैक्टली सभी स्टूडेंट इसको नोट करेंगे, चाहे पहले से कर रखा हो। मास नंबर which is equal to number of protons plus number of neutrons। क्योंकि पता है ना बच्चों, पूरा मास बोहर ने कहा था न्यूक्लियस पे डिपेंड रहता है। रदरफोर्ड ने भी ऐसा बता दिया था, किसी भी एटम का मास उसकी सेंटर में न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस में कौन सी दो चीजें रहती है? और उनके नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मास नंबर। जैसे किसी का सिंबल लिखा, फॉर एग्जांपल हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं, सिंबल ऐसे लिखते हैं, सिंबल एटम का सिंबल, उसके ऊपर आता है मास नंबर जिसको ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 नीचे और इसका मास नंबर 4 ऊपर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन विच इज 35.5 समझ में आ रहा है आप लोगों को? सोडियम 11, 23, ये हमारे सारे सिंबल्स हो गए। ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स। नोट करिए, क्वेश्चंस बोलेंगे इसके बाद आपको। समझेंगे बेटा ये क्वेश्चन एवरीवन। हमें जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है। ध्यान से देखो सभी, आपको बताया था जितने हमारे पास किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कोई नहीं बोलेगा। प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? तो प्रोटॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी। ये चीज क्लियर हो गई? प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है, और जो ये नंबर होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी 11। और आपको मैंने बोला है एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक सबके सिंबल याद कर लो टेबल में से। टेबल बता रखा है आपको, ये भी पता है 11 एटॉमिक नंबर होता है तो सिंबल है सोडियम। तो जिसका 11 एटॉमिक नंबर है उसका सिंबल है सोडियम, Na। लास्ट में बस मास नंबर बताना है। सबको मास नंबर भी पता है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 11। न्यूट्रॉन्स तो प्लस करके 20। समझ में आ गया? ये कैसे आया? 23 कैसे आया? नीचे लिख भी देती हूँ, प्रोटॉन प्लस 11 प्लस एटॉमिक नंबर क्यों है 11? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। आगे समझ? नोट करें बात है। जिनका हो गया टेबल 2 बहुत अच्छी बात है, बाकी आप देख लो। सबसे पहले ये बताओ एटॉमिक नंबर, तुम लोग को यहाँ लिखा भी होगा, मैंने रिवीज कर दिया। एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और लिखा तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कि किसके इक्वल होता है? तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक पता चल जाए, बाकी के दोनों एटॉमिक नंबर पता चल गया तो उससे
आ गए? मास नंबर कितना दिया है? तो ये फॉर्मूला यूज करो बच्चों, मास नंबर की जगह प्रोटॉन तुम्हें पता लग चुके हैं, तुम्हें क्या निकालना है? 10 यहाँ जाके 22 में से माइनस होगा, यस, एटॉमिक नंबर 10, सिंबल इज नियॉन, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, नियॉन, क्योंकि नियॉन से पहले फ्लोरीन और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, उसके बाद 10 एटॉमिक नंबर नियॉन, 11 सोडियम, ठीक है, 12 मैग्नीशियम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स, ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज 2n²। न्यूक्लियस, ये तुम्हारा फर्स्ट शेल K, और इस फर्स्ट शेल है तो K की वैल्यू क्या है? 1। सेकेंड शेल वैल्यू क्या है इसकी? सेकेंड शेल है, राइट? देन थर्ड, इसकी वैल्यू 3। ये फर्स्ट नंबर का शेल है तो n की जगह क्या रखेंगे? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, n की जगह क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 1s are, तो K में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है? L कौन सा शेल है बेटा? सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल। K शेल कौन सा था? तो n की वैल्यू रखी थी 1, यहाँ n की वैल्यू 2, n की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोलो 4 2s are 8। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन। सबका कर लोगे? नेक्स्ट कौन सा शेल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल। बेटा M शेल कौन से नंबर पे आ रहा है? n की जगह 3 का स्क्वायर, 9 2s are 18। बाकी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n शेल, n कैपिटल N, इसमें n की वैल्यू लेंगे, ये खुद करना है, बस सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हमें ये जो नंबर्स पता चले, ये हर एक शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी है, कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में 18। ये इनकी टोटल कैपेसिटी है। पर बच्चों रियलिटी में जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं शेल में, तो रियलिटी में कैसे अरेंज करोगे? फर्स्ट शेल को तो 2 ही दोगे, पर बाकी सब में 8 8 8 ही देने हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आता है व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी तो जैसे M शेल की 18 है, ये तो ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2। बाद में वाले बोला 8 8 आएंगे, L भी ठीक है। M में मैंने बोला मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। पर बच्चे 18 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है शेल, तो इसीलिए इसकी कैपेसिटी तो 18 है, पर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे शेल में तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज नहीं करेंगे, सब शेल्स में कितने ही करेंगे? 8 करेंगे। समझ में आया? अरेंजमेंट सीखते हैं। सो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे ना आज बस रिटन में लिखवा रही हूँ और उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके?